हेलो माय डियर जेईटार्स, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल और आपकी प्रिपरेशन काफ़ी अच्छी चल रही होगी। तो आज के सेशन में हम डिस्कस करने वाले हमारे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का नेक्स्ट चैप्टर विच इज़ एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। और ये हमारे इस चैप्टर का पार्ट 1 होने वाला है बिकॉज ये चैप्टर काफ़ी ज़्यादा लेंथी है, तो एक कंप्लीट वीडियो, एक सिंगल वीडियो में इसे पढ़ना पॉसिबल हो नहीं पाएगा, काफ़ी ज़्यादा ओवरवेलमिंग हो सकता है आप सबके लिए। तो ये चैप्टर हम 2 पार्ट्स में पढ़ने वाले हैं जिसका कि ये है पार्ट 1। ऑल राइट, सो नाउ मूविंग ऑन टू आवर लेक्चर। तो सबसे पहले हम पढ़ने वाले मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड्स, और ये कार्बोनिल कंपाउंड्स में मेनली हम कीटोन और एल्डिहाइड के बारे में ही पढ़ने वाले हैं। हम कार्बोक्सिलिक एसिड की प्रिपरेशन अलग से पढ़ेंगे इन आर पार्ट 2। ऑल राइट, एल्डिहाइड एंड कीटोन। तो मेजरली हम सिर्फ इन दोनों के बारे में ही अपना डिस्कशन कर रहे होंगे इस पर्टिकुलर पार्ट में। तो सबसे पहले है ऑक्सीडेशन से, या तो हम 1 डिग्री अल्कोहल या 2 डिग्री अल्कोहल के ऑक्सीडेशन से एल्डिहाइड एंड कीटोन बना सकते हैं। अब अगर हम 2 डिग्री अल्कोहल लेते तो उसमें तो माइल्ड या स्ट्रॉन्ग किसी भी तरह का ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ले तो हमें कीटोन ही मिलेगा। बट अगर हम 1 डिग्री अल्कोहल लेते तो उसके साथ हमें हमेशा माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ही लेना पड़ेगा और वो हमें एल्डिहाइड यील्ड करके दे देगा। अब यहाँ मैंने लिस्ट दी हुई है माइल्ड और स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स की। इन सभी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स को हमने अल्कोहल फिनॉल वाले लेक्चर में काफी डिटेल में कवर कर लिया था। तो अगर आपने अभी तक वो लेक्चर नहीं देखा है तो आई वुड एडवाइस यू टू वॉच दैट लेक्चर फर्स्ट, और उसके बाद इन लेक्चर को देखें ताकि आपको उसमें पढ़ाई गई चीजें डायरेक्टली यहाँ यूज करने के बाद अच्छे से समझ आ जाएगी। नाउ द सेकंड मेथड ऑफ प्रिपरेशन इज ओजोनोलिसिस। तो ओजोनोलिसिस भी हमने अपने हाइड्रोकार्बन वाले चैप्टर में काफी अच्छे से डिस्कस कर लिया था। तो इसके अंदर हम क्या करते हैं ना, हमारी जो एल्कीन है उसकी रिएक्शन कराते हैं O3 विद ZnH2O। तो इसमें हमारा जो डबल बॉन्ड है कार्बन कार्बन की, उसको तोड़ के आपको कुछ नहीं, सिंपली ऑक्सीजन लगाने होते हैं डबल बॉन्ड से। जैसे हमने मान लीजिए यहाँ पे हमारा डबल बॉन्ड तोड़ा था बिटवीन आर कार्बन्स, तो इस वाले कार्बन पे एक डबल बॉन्ड ऑक्सीजन जुड़ जाएगा तो यहाँ से हमें एल्डिहाइड मिल जाएगा, और इस वाले कार्बन पे एक डबल बॉन्ड अगर हम जोड़ दे तो हमें यहाँ से ये वाला कीटोन मिलता हुआ दिख रहा होगा। नाउ द नेक्स्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन इज कुचरोव रिएक्शन। तो कुचरोव रिएक्शन में क्या होता है, हमारे पास एल्काइन होती है और इसकी रिएक्शन हम कराते हैं विद HgSO4 इन प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट H2SO4। तो इससे हमें पहले तरह का अल्कोहल मिलता है और फर्दर ये रीअरेंज होके हमें कीटोन हमें दे देता है एज आर फाइनल प्रोडक्ट। नाउ मूविंग ऑन टू मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड। तो इसमें हम स्पेसिफिकली एल्डिहाइड की बात करने वाले हैं। तो सबसे पहली रिएक्शन जो आती है हमारे पास, इट इज रोजनमुंड रिएक्शन विच इज वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन। तो इसमें क्या करते हैं ना, हम नॉर्मल हाइड्रोजिनेशन कराते हैं, बट हाइड्रोजिनेशन अक्सर 2 स्टेप हो जाता है यहाँ, तो हमें इसको रेस्ट्रिक्ट करना है टू अ सिंगल स्टेप। तो इसके लिए हम क्या यूज करते हैं ना, लिंडलार कैटलिस्ट पॉइजन यूज करते हैं। और जब हम कैटलिस्ट पॉइजन यूज करते हैं विथ आर मेटल तो इसे कलेक्टिवली हम बोलते हैं लिंडलार्स कैटलिस्ट। क्या बोलते हैं हम इसे, लिंडलार्स कैटलिस्ट। और ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट नाम है तो इसको आप प्लीज याद रखिएगा। तो देखिए कैटलिस्ट पॉइजन क्या होता है, या तो हम हमारे मेटल के साथ ले लेते BaSO4 या फिर ले लेते CaCO3। तो ये क्या करता है, हमारे हाइड्रोजिनेशन को 1 स्टेप पे ही रेस्ट्रिक्ट कर देता है। तो देखिए हमने यहाँ ले लिया एसाइल हैलाइड, और इसके साथ जब हमने हमारे लिंडलार कैटलिस्ट की रिएक्शन कराई तो ये सिर्फ 1 स्टेप रिएक्शन हुई, और यहाँ का जो X है वो सिंपली H से रिप्लेस हो गया और हमें जो है हमारा एल्डिहाइड ऑब्टेन हो जाता है इस पर्टिकुलर रिएक्शन से। तो देखिए हमें यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया गया है, तो हमें एक बड़ा सा कंपाउंड दिया गया और सबसे पहले हमने डाला है SOCl2। तो SOCl2 आपको पता होगा कि सब्सटीट्यूशन कॉज करता है, तो हमारा जो OH है वो सबसे पहले सब्सटीट्यूट हो जाएगा Cl से। फिर हमने यहाँ कराया है 1 स्टेप हाइड्रोजिनेशन। तो देखिए इससे जो हमारा एल्काइन है वो एल्कीन में कन्वर्ट हो गया और हमारा जो क्लोरीन था बेसिकली वो सब्सटीट्यूट हो जाएगा H से। एंड इसके बाद हमने NaBH4 से रिडक्शन करा है, तो ये जो हमारा एल्डिहाइड है वो 1 डिग्री अल्कोहल में रिड्यूस हो गया, बट ये एल्कीन किसी भी तरह से रिड्यूस नहीं हो रहा होगा क्योंकि NaBH4 इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट नहीं होता है। देन हमने PCl3 यूज करा है, तो PCl3 से ये जो हमारा अल्कोहल का OH है वो सब्सटीट्यूट हो जाएगा बाय Cl, एंड दिस वुड बी आवर फाइनल आंसर। सो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ आया होगा। Now moving on to next method of preparation of aldehyde which is Stefan's reduction। तो देखिए Stefan's reduction में हम क्या यूज करते हैं ना, SnCl2 along with HCl। अब इससे पहले मैं कॉन्सेप्ट बता देना चाहता हूँ कि देखिए in every step of reduction there is difference of 2 electrons, thus number of reductive steps would depend on the oxidation state of reagent। तो इसका मतलब क्या है कि अगर मैंने Sn अपनी 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में लिया है तो ये मैक्सिमम +4 तक जा सकता है, तो ये हमें 2 स्टेप रिडक्शन शो कर सकता है। बट अगर हमने
हमने SN को +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में लिया है तो ये +2 से +4 ही जा सकता है, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन्स का ही डिफरेंस आ सकता है। तो इस वजह से जो SN2+ है वो हमें 1 स्टेप रिडक्शन ही शो करेगा, जबकि SN जो हमारा 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में था वो हमें 2 स्टेप रिडक्शन शो कर सकता है। तो इस नोट का जो मीनिंग था वो यही था। तो देखिए हमने SN से SnCl2 यूज करा है, तो SN किस में है हमारे पास +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में, तो ये ज्यादा से ज्यादा +4 में जा सकता है, तो इसलिए सिर्फ ये 1 स्टेप ऑक्सीडेशन रिडक्शन शो करेगा। तो इस वजह से देखिए हमारा जो साइनाइड है वो सिर्फ इमाइन में कन्वर्ट हुआ है। जब भी आपको C के साथ डबल बॉन्ड N दिख जाए तो इसको हम क्या बोलते हैं, इमाइन। तो देखिए हमें यहाँ इमाइन मिल जाएगा। देन इमाइन की अगर हम फर्दर हाइड्रोलिसिस कर देते हैं तो हमें हमारा एल्डिहाइड ऑब्टेन हो जाता है अलॉन्ग विद अमोनिया। तो इसी तरीके कुछ सिमिलर रिएक्शन जो है हम वो देख सकते हैं विद SN एंड HCl। अब देखिए SN यहाँ 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में, तो ये हमें 2 स्टेप रिडक्शन भी शो कर सकता है। तो देखिए इसलिए यहाँ पे जो है हमारा सी इमाइन की जगह हमें नॉर्मल अमाइन मिल गया है, हमारा 1 डिग्री अमाइन। या फिर हम मेटल के साथ एसिड ले ले, Fe के साथ HCl ले ले, लाइक जैसे मेटल के साथ एसिड लिया है तो Fe के साथ HCl इज एन एग्जांपल ऑफ इट। या फिर हमारा सोडियम मेटल ले ले इन इथेनॉल। तो ये तीनों में से कोई से भी हम अगर रिड्यूसिंग एजेंट ले लेते तो ये भी हमें 2 स्टेप रिडक्शन शो कर देते हैं। ओके, सो ऑल परफॉर्म्स 2 स्टेप रिडक्शन। तो ये आप ध्यान रखिएगा, किसी भी क्वेश्चन में अगर यूज कर लेते हैं ये रिड्यूसिंग एजेंट्स तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है और आपको ये वाला कॉन्सेप्ट जो है ये बिल्कुल अच्छे से याद रखना है। नाउ नेक्स्ट वी आर गिवन एन यूज एग्जाम्पल। अब इस तरह के बड़े बड़े क्वेश्चन देख के ना काफी बार बच्चों को डर लग जाता है। अब इसमें मैंने एक ही क्वेश्चन में 8 रिएजेंट्स अलग अलग यूज कर लिए है, तो इसलिए यूज करें ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए और एक्चुअल एग्जाम में अगर आपके पास मैक्स टू मैक्स 2 या 3 रिएजेंट तक का कोई क्वेश्चन आता है तो वो आप इजीली कर पाए। तो देखिए सबसे पहले हमारे पास नॉर्मल इथेन है और इसके ऊपर हमने डाला है Cl2। बेसिकली फोटोक्लोरिनेशन हम करा रहे हैं तो इससे सिंपली हमें मोनोक्लोरिनेटेड प्रोडक्ट मिल जाएगा। फिर सेकंड में हमने डाला है NaOH। अब NaOH क्या करेगा, हमारा SN2 रिएक्शन करा के Cl को सब्स्टिट्यूट कर देगा OH से। फिर नेक्स्ट है SOCl2। SOCl2 क्या करेगा, वापस से हमारे OH को सब्स्टिट्यूट कर देगा Cl से। और फिर उसके बाद हमने लिया है KCN। अब KCN भी हमारा सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कर रहा होगा और हमें साइनाइड सब्स्टिट्यूट करके दे देगा ऑन द प्लेस ऑफ क्लोरीन। और उसके बाद हमने लिया है SnCl2HCl। अब SnCl2HCl अभी हम पढ़ के आए थे स्टीफन्स रिडक्शन में कि ये हमारा 1 स्टेप रिडक्शन कर देगा, तो ये हमें साइनाइड को रिड्यूस करके इमाइन दे देगा। फिर उसके बाद हमने H2O यूज कर लिया है, तो इमाइन का अगर हम हाइड्रोलिसिस करते हैं तो हमें हमारा एल्डिहाइड मिल जाता है एंड एल्डिहाइड का हम फर्दर LAH से रिडक्शन करके उसकी हाइड्रोलिसिस करा देते हैं तो हमें सिंपली 1 डिग्री अल्कोहल एज आवर फाइनल प्रोडक्ट मिल जाता है। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। अगर ये क्वेश्चन आपको नहीं समझ आ रहा है कंप्लीटली तो आई गेस आपने हमारे पिछले लेक्चर्स नहीं देखे जो हमारे हाइड्रोकार्बन और जो हमारे अल्कोहल फिनॉल और हेलो एल्केन्स वाले लेक्चर थे। तो आई वुड एडवाइस यू कि पहले आप वो तीनों लेक्चर देख ले, जो तीनों लेक्चर इससे पहले हमने हमारे चैनल पे अपलोड करे हुए हैं, ताकि आपको ये सारी रिएक्शन समझ आ जाए, क्योंकि ये सब रिएक्शंस एक कॉम्बिनेशन है सभी चैप्टर्स के छोटी छोटी रिएक्शंस का। ऑल राइट, so now moving on to next method of preparation which is reduction by Diebel H। तो again ये भी हमें रिडक्शन के बाद हाइड्रोलिसिस पे एल्डिहाइड यील्ड करके दे देता है। Now moving on to next method of preparation and this is very important method of preparation। ये है Gutterman-Koch synthesis और ये हमारा बेंजल्डिहाइड सिंथेसाइज करने की यूज आ रहा होता है। तो देखिए अगर हम सिंपली बेंजीन के ऊपर हमारे एसाइल फ्लोराइड की रिएक्शन करा देते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ AlCl3 तो ये हमें एल्डिहाइड यील्ड करके नहीं देता है। अब क्यों नहीं देता है, क्योंकि जो हमारा AlCl3 है ना वो एसाइल फ्लोराइड के साथ रिएक्ट करके HCl और CO फॉर्म कर लेता है। तो हम क्या करते हैं ना, बेंजीन के साथ पहले से ही हमारा कार्बन मोनोऑक्साइड और HCl ले लेते हैं और उसके साथ AlCl3 के साथ एक कॉपर सॉल्ट भी लेते हैं। तो ये जब सारे रिएजेंट्स हम ले लेते हैं तो अब हमें बेंजल्डिहाइड एक अच्छी यील्ड में मिल जाता है। तो ये रिएक्शन जो है काफी इंपॉर्टेंट है, तो इसको अच्छे से याद रखिएगा। फिर नेक्स्ट आ जाती है हमारी एक नेम रिएक्शन विच इज इटार्ड रिएक्शन और ये स्पेसिफिकली हमारा बेंजल्डिहाइड सिंथेसाइज करने के लिए ही यूज हो रही होती है। तो देखिए इसमें क्या करते हैं ना, क्रोमिल क्लोराइड हमारा रिएजेंट लेते हैं तो इससे हमें एक ब्राउन कलर का कॉम्प्लेक्स मिलता है एज आर इंटरमीडिएट कुछ इस तरह का, और फर्दर इसके हाइड्रोलिसिस से जो है हमें हमारा बेंजल्डिहाइड फॉर्म होता हुआ दिख रहा होता है। और इसी तरह की एक सिमिलर रिएक्शन होती है सेम लाइन ऑफ थॉट पे जिसमें हम लेते हैं क्रोमिक एसिड। तो जब हम क्रोमिक एसिड लेते हैं तो भी हमें एक इंटरमीडिएट मिल रहा होता है जिसके हाइड्रोलिसिस से जो है हमें बेंजल्डिहाइड
ऑब्टेन हो जाता है। तो इटार्ड रिएक्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, तो इसको आप बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा, ये बहुत बार पूछी जाती है हमारे एग्जामिनेशन में। अब नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास साइड चेन ऑक्सीडेशन। अब ये देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने जब आपको हाइड्रोकार्बन वाले चैप्टर में फ्री रेडिकल मैकेनिज्म समझाया होगा, तब मैंने आपको बताया होगा कि अगर हम इस तरह के कंपाउंड पे, बेसिकली टॉलुइन पे अगर फोटोक्लोरिनेशन कराते हैं, तो इसमें हम हमेशा एक ही क्लोरीन ऐड कर रहे होंगे अंटिल क्वेश्चन में मेंशन ना हो कि हमने डबल या ट्रिपल क्लोरीनेटेड प्रोडक्ट बनाया है। तो देखिए यहाँ हमें कंसेप्चुअली तो क्या करना चाहिए था, सिर्फ एक ही क्लोरीन अटैच करना चाहिए था, बट एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग क्या होता है ना, इस पर्टिकुलर रिएक्शन में दो क्लोरीन अटैच होते हैं, क्योंकि इसके हाइड्रोलिसिस के बाद क्या करना है ना, हमें एल्डिहाइड ऑब्टेन करना है। आप इस पर्सपेक्टिव से देखिए कि हमें एल्डिहाइड ऑब्टेन करना है, तो अगर मेरे पास या दो Cl होंगे, तो वो दोनों Cl H2O डालने पे क्या होंगे, दो दो H मॉलिक्यूल से OH मॉलिक्यूल से सब्सटीट्यूट हो जाएंगे। अब मैंने आपको काफी बार बताया कि अगर सेम कार्बन पे दो OH मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते तो वो काफी ज्यादा अनस्टेबल होते, और वो H2O रिलीज करके क्या करते, डबल बॉन्ड O फॉर्म कर लेते हैं। H2O रिलीज करके क्या फॉर्म कर लेते हैं, डबल बॉन्ड O इस तरह से फॉर्म कर लेते हैं। तो हमें ये फॉर्म करना है, इसलिए यहाँ एनसीईआरटी ने किया क्या है ना, सिंगल क्लोरीनेशन की जगह डबल क्लोरीनेशन परफॉर्म करा दिया है। तो ये एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग तो आपको यही फॉलो करना है। और अगर आप जेईई मेंस में अपना आंसर दे रहे, देखिए इन जेईई मेंस अटैच 2 Cl एटम्स, ये आपको ध्यान रखना है। कहीं भी आपको फोटो क्लोरीनेशन दिख जाए टॉलुइन पे और उसके बाद आपको H2O डाला हुआ दिख जाए, तो आपको हमेशा दो क्लोरीन एटम्स ही अटैच करने फॉर जेईई मेंस। बट कंसेप्चुअली क्या है ना, अटैचिंग ओनली वन Cl एटम इज करेक्ट, तो ये भी ध्यान रखिएगा, एंड शुड बी फॉलोड एवरीवेयर एक्सेप्ट ड्यूरिंग प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड। सो आई होप ये कंफ्यूजन आपको दूर हो गया होगा। ये काफी ज्यादा बड़ा कंफ्यूजन आता है बच्चों को, और वो काफी बार क्वेश्चंस गलत कराता है एक्चुअल एग्जामिनेशन में। नाउ मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ कीटोन्स, तो हमने अभी तक एल्डिहाइड प्रिपेयर करने की सेपरेट मेथड ऑफ प्रिपरेशंस पढ़ लिए, अब हम पढ़ने वाले हैं कीटोन को प्रिपेयर करने की मेथड ऑफ प्रिपरेशंस। तो देखिए सबसे पहले आ जाता है फ्रिडल-क्राफ्ट एसाइलेशन। तो इसमें हम क्या करते हैं, एक एसाइल क्लोराइड लेते हैं विद AlCl3 और इसकी रिएक्शन करा के हमें हमारा कीटोन मिल जाता है। और आपको, अगर आपने हमारा एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन वाला लेक्चर ना देखा हो, तो आपको मैं बता दूं कि ये रिएक्शन सिर्फ तभी होगी जब हमारी रिंग हाईली डीएक्टिवेटेड नहीं है। अगर हमारी रिंग हाईली डीएक्टिवेटेड है, जैसे मान लीजिए इस पे मैंने अटैच कर दिया एक हाईली डीएक्टिवेटिंग ग्रुप लाइक NO2, तो ये जो रिएक्शन है ये परफॉर्म नहीं हो रही होगी। ऑल राइट, एंड द नेक्स्ट इज फ्रॉम नाइट्राइल्स। तो अगर मैंने नाइट्राइल ले लिया, तो इसकी सबसे पहले मैं रिएक्शन करा रहा हूँ मेरे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से। तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में जो मेरा एल्काइल ग्रुप है वो जाके अटैच कर देता है नाइट्राइल के कार्बन पे। तो इस तरह से ये बॉन्ड पोलराइज हो जाती है, फिर हाइड्रोलिसिस कराने पे हमें हमारा कीटोन ऑब्टेन हो जाता है। एंड नेक्स्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन इज फ्रॉम एसाइल क्लोराइड। अब देखिए एसाइल क्लोराइड से अगर हम हमारे RMgx की रिएक्शन डायरेक्टली करा देंगे ना, तो ये क्या करता है ना, हमें 2 डिग्री एल्कोहल दे देता है इंस्टेड ऑफ कीटोन। तो हमें इसको क्या करना पड़ता है ना, थोड़ा लेस रिएक्टिव रिएजेंट से रिएक्ट कराना पड़ता है। तो इसलिए पहले हम जो हमारा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है उसकी रिएक्शन कराते हैं CdCl2 से। क्यों? ताकि ये हमें R2CD रिएजेंट दे दे। देन हम हमारे R2CD की रिएक्शन कराते हैं एसाइल क्लोराइड के साथ, तो जो है हमें हमारा कीटोन ऑब्टेन हो रहा होता है। अदरवाइज क्या है, ये रिएक्शन 2 डिग्री एल्कोहल तक चली जाएगी अगर हम सिंपली RMgBr या RMgx यूज कर लेते हैं। सो आई होप ये आपको समझ आ गया होगा। नाउ मूविंग टू केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड्स। तो केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड पढ़ने से पहले हम देख लेते हैं कि भाई इसकी रिएक्टिविटी किस तरह इफेक्ट होती है अलग अलग फैक्टर्स से। तो देखिए कार्बोनिल कंपाउंड जो भी होते हैं ना, भले ही वो एल्डिहाइड हो, कीटोन हो, तो उसमें हमारा जो C डबल बॉन्ड O का कार्बन होता है उसके ऊपर एक डेल्टा पॉजिटिव चार्ज होता है ड्यू टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बिटवीन बोथ ऑक्सीजन एंड कार्बन। तो इसमें होता क्या है ना, इस वजह से इसके ऊपर इलेक्ट्रोफाइल का अटैक, इस वजह से इसके ऊपर न्यूक्लियोफाइल का अटैक होगा। अटैक की रेट 2 फैक्टर्स पे डिपेंड कर रही होगी। फर्स्ट इज इलेक्ट्रोफिलिसिटी ऑफ कार्बोनिल कार्बन। तो अगर कार्बोनिल कार्बन से कुछ ऐसे ग्रुप्स अटैच्ड है जो इससे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी विड्रॉ कर रहे हैं, तो इसकी इलेक्ट्रोफिलिसिटी इंक्रीज कर जाएगी, तो इसके ऊपर रेट ऑफ न्यूक्लियोफाइल अटैक भी इंक्रीज कर जाएगा। और अगर इसके अराउंड स्टेरिक हिंड्रेंस कम है, तो भी जो है हमारे पास अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल काफी ज्यादा देखने को मिल रहा होता है। क्यों? क्योंकि देखिए इसके पास अगर स्टेरिक हिंड्रेंस कम होगा तो न्यूक्लियोफाइल के पास अटैक करने के लिए काफी ईज रहेगी यहाँ पे, तो इस वजह से इसके ऊपर रेट ऑफ अटैक बढ़ जाता है। आई होप ये दोनों फैक्टर्स आपको समझ आ गए होंगे। तो देखिए इसमें हमें बताना है प्रेडिक्ट द ऑर्डर ऑफ न्यूक्लियोफिलिक अटैक। तो सबसे पहले हमारे पास एल्डिहाइड है और यहाँ एक
इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, तो इसके ऊपर ऑब्वियसली इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज हो रही होगी, तो इसलिए इसकी इलेक्ट्रोफिलिसिटी क्या कर रही है, इंक्रीज कर रही है। तो सबसे पहले न्यूक्लियोफाइल हमेशा इस पे अटैक करना चाहेगा। फिर इधर CH3 है, बट सिंस ये एल्डिहाइड है तो इसके ऊपर स्टेरिक एंट्रेंस कम है, तो इसलिए सेकंड पे उसके बाद सबसे ज्यादा हमारा न्यूक्लियोफिलिक अटैक हो रहा होगा, और सबसे कम न्यूक्लियोफिलिक अटैक हो रहा होगा हमारे थर्ड नंबर के कंपाउंड के, क्योंकि ये कीटोन है एंड साथ ही साथ इसके पास एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। एंड फिर हम सेकंड एग्जांपल देखें तो इसमें हमारे पास एक एल्डिहाइड है, यहाँ कीटोन है, यहाँ हमारे पास अमाइड है, और यहाँ हमारे पास ईस्टर है। तो हमें देखना है कि इनमें से किसके ऊपर इलेक्ट्रोफिलिक अटैक जो न्यूक्लियोफिलिक अटैक जो है सबसे ज्यादा देखने को मिल रहा होगा। तो सबसे पहले हमें एल्डिहाइड के ऊपर जो ये न्यूक्लियोफिलिक अटैक सबसे ज्यादा देखने को मिलता है, और उसके बाद हमारा जो कीटोन है उसके ऊपर। वाई? बिकॉज जो हमारे एल्काइल ग्रुप्स है वो +I इफेक्ट से इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहे होंगे इस कार्बन के ऊपर, जिसकी वजह से इसकी इलेक्ट्रोफिलिसिटी काफी ज्यादा इंक्रीज कर जाती है। फिर थर्ड हमारा जो है अमाइड, उसके ऊपर न्यूक्लियोफिलिक अटैक हो रहा होगा। क्यों? क्योंकि देखिए इलेक्ट्रॉन डोनेट तो कर रहा है +R से, बट इसकी जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो यहाँ पे डिस्पर्स्ड है। और उसके बाद सबसे कम जो है हमारे पास न्यूक्लियोफिलिक अटैक हो रहा होता है ऑन आर ईस्टर। तो वैसा क्यों हो रहा है? क्योंकि जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है नाइट्रोजन की, इट इज लेस देन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ऑक्सीजन, तो इस वजह से जो NH2 है वो ज्यादा डोनेट करेगा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देन ROR। ऑलराइट, सो आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। तो अब हम डिस्कस करने वाले जो हमारी केमिकल रिएक्शंस है कार्बोनिल कंपाउंड्स की, मेनली एल्डिहाइड एंड कीटोन्स की। तो 3 तरह की रिएक्शंस हम डिस्कस करने वाले। फर्स्ट इज न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, सेकंड इज रिडक्शन रिएक्शन, एंड द थर्ड वन इज ऑक्सीडेशन रिएक्शन। तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन की हम बात करें तो सबसे पहले हमारे पास आ जाता है एडिशन ऑफ HCN। अब देखिए HCN जो है ना हमारा इतना ज्यादा अच्छा बेस नहीं होता है, एक वीक बेस होता है, तो इससे हमें जो CN- की यील्ड है ना वो काफी कम होती है। तो इस यील्ड को बढ़ाने के लिए हम क्या करते हैं ना, हमारा मीडियम जो है हल्का सा बेसिक लेते हैं, क्योंकि बेस क्या करता है ना, इससे मिलने वाले H+ को कंज्यूम कर लेता है। अब जब ये H+ को कंज्यूम कर लेता है तो जो HCN का हमारा इक्विलिब्रियम है वो फॉरवर्ड शिफ्ट हो जाता है, और हमें जो CN- की कॉन्सेंट्रेशन है सिस्टम में वो क्या करती है, इंक्रीज कर जाती है। अब देखिए जैसे ये हमारे पास H+ होगा और साथ में होगा हमारे पास CN-, तो ये जब हमारा H कंज्यूम हो गया तो ये जो इक्विलिब्रियम है ये फॉरवर्ड शिफ्ट करेगा, तो इस वजह से जो हमारा CN- है उसकी कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज कर जाएगी, तो यील्ड हमें अच्छी मिलेगी प्रोडक्ट की। तो इसकी रिएक्शन कुछ इस तरह से होती है, सिंस यहाँ पे del+ चार्ज होता है तो हमारा CN- जाके कार्बोनिल कार्बन पे अटैक कर देता है, और उसके बाद हमें कुछ इस तरह का इंटरमीडिएट दिख रहा होता है। फिर जो O- है वो फर्दर दूसरे HCN मॉलिक्यूल पे अटैक कर देता है, और इससे हमें ये प्रोडक्ट मिल रहा होता है। इससे हम क्या बोलते हैं, साइनोहाइड्रिन, और ये काफी इंपॉर्टेंट नाम है, ये आप याद रखिएगा कि सेम कार्बन पे हमारा साइनाइड ग्रुप और हाइड्रोक्सी ग्रुप अटैच्ड होता है, तो हम इसे क्या बोलते हैं, साइनोहाइड्रिन। फिर नेक्स्ट है फाइंड द कार्बोनिल कंपाउंड ऑफ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C3H6O which gives racemic mixture with HCN और NaCN। तो देखिए हमें देखना है कि HCN और NaCN के साथ कौन सा जो कंपाउंड है वो रेसेमिक मिक्सचर दे रहा होगा, बेसिकली कौन सा कंपाउंड हमें ऑप्टिकली एक्टिव प्रोडक्ट दे रहा होगा। तो देखिए हमें जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला गिवन है इससे हमारे पास 2 कार्बोनिल कंपाउंड पॉसिबल हो सकते हैं, एक तो ये कीटोन और एक ये एल्डिहाइड। बट जब हम एल्डिहाइड से हमारा साइनोहाइड्रिन फॉर्म करते हैं तो एक ऑप्टिकली एक्टिव साइनोहाइड्रिन मिलता है, जबकि कीटोन से हमें एक ऑप्टिकली इनएक्टिव साइनोहाइड्रिन मिल रहा है, तो इसलिए ये वाला कंपाउंड जो है हमारा रेसिमिक मिक्सचर फॉर्म कर रहा होगा, तो ये जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नाउ मूविंग ऑन टू नेक्स्ट रिएक्शन विच इज एडिशन ऑफ सोडियम बायसल्फाइड। तो देखिए ये बेसिकली ना एक बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ये हमारे POC में भी काम आती है। क्यों? क्योंकि इसमें हमें व्हाइट क्रिस्टल्स मिल रहे होते हैं हमारे फाइनल प्रोडक्ट में, तो इसलिए हम इसके साथ हम लेते क्या है ना, NaHSO3 जो हमारा सोडियम बायसल्फाइड है वो लेते हैं। तो इसके क्या होता है ना, SO3H जो है हमारा वो रिएक्ट कर जाता है विद आर एल्डिहाइड। तो जब ये कार्बोनिल कार्बन पे अटैक होता है तो इस तरह से हमें हमारा इंटरमीडिएट मिल रहा होता है, और फिर इसमें हाइड्रोजन शिफ्ट से जो है हमें जो OH और SO3Na का सॉल्ट मिल रहा होता है, और ये एक व्हाइट क्रिस्टल फॉर्म कर लेता है। अभी जो रिएक्शन होती है वो रिवर्सिबल होती है नेचर में, बट एसिडिक मीडियम जो है वो इस रिएक्शन को फेवर करता है। तो अगर हमारा मीडियम एसिडिक है तो हमें ये व्हाइट क्रिस्टल्स की यील्ड काफी अच्छी खासी मिल रही होगी। ये रिएक्शन कौन कौन से ग्रुप्स देते हैं, एक तो सभी के सभी जितने भी एल्डिहाइड्स है वो देते हैं, और उसके बाद एलिफेटिक मिथाइल कीटोन्स ही हमें ये रिएक्शन जो है सिर्फ शो कर रहे होते हैं। और ये मैंने जैसा आपको बताया POC में यूज हो रही होती है 2 सेपरेट कार्बोनिल कंपाउंड्स। अब देखिए हमसे पूछा जा रहा है अमंग द फॉलोइंग विच विल गिव व्हाइट क्रिस्टल्स विद NaHCO3। तो ये हमारा एल्डिहाइड है, ये रिएक्शन दे देगा, ये हमारा मिथाइल कीटोन है।
राइट। ये हमारा मिथाइल एलिफेटिक कीटोन है बेसिकली। आप कह रहे होंगे या तो एरोमेटिक रिंग है, तो ये हम एरोमेटिक रिंग किस पे अटैच्ड है, एक मिथाइल कार्बन पे, एक एलिफेटिक कार्बन पे अटैच्ड क्रिस्टल्स दे देगा। ये व्हाइट क्रिस्टल्स नहीं देगा क्योंकि ये कीटोन है। एंड ये दे देगा, ये एल्डिहाइड है, ये भी एल्डिहाइड है, और ये हमारा मिथाइल कीटोन है, राइट। ये हमारा मिथाइल कीटोन है तो इसलिए ये भी दे देगा, और ये नहीं देगा क्योंकि ये तो हमारा एल्कोहल है। नाउ मूविंग ऑन टू नेक्स्ट रिएक्शन, एडिशन ऑफ एल्कोहल्स। तो देखिए एडिशन ऑफ एल्कोहल करने से ना हमें अलग अलग तरह के प्रोडक्ट मिलते हैं डिपेंडिंग ऑन हमने कितना मोल एल्कोहल जो है हमारे कार्बोनिल कंपाउंड पे ऐड करा है। अब अगर हम हमारे एल्डिहाइड पे सिर्फ 1 मोल जो हमारा है एल्कोहल का ऐड करते हैं तो हमें मिलता है हेमी एसिटल, और हेमी एसिटल पे फर्दर अगर हम 1 मोल हमारा एल्कोहल ऐड कर देते तो हमें मिल जाता है एसिटल। और कीटोन्स में अगर हम सिंपली 1 मोल एल्कोहल का ऐड कर देते तो हमें मिलता है हेमी कीटल, और अगर एक और मोल फर्दर हमने हेमी कीटल में ऐड कर दिया तो हमें मिलता है कीटल। अब इनसे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस करते हैं। पहली बात तो फॉर फॉर्मेशन ऑफ एसिटल एंड कीटल अल्कोहल मस्ट बी इन एक्सेस अमाउंट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर हमें एसिटल और कीटल फॉर्म करना है तो हमारा जो अल्कोहल है उसे हमेशा एक्सेस अमाउंट में प्रेजेंट होना पड़ेगा। एंड नेक्स्ट रिएक्शन इज रिवर्सिबल इन रिवर्सिबल बट एसिडिक मीडियम फेवर्स द रिएक्शन। तो ये रिएक्शन जो है एसिडिक मीडियम में फेवर हो रही होती है, और जो हमारा हेमी एसिटल और हेमी कीटल है वो अनस्टेबल होते हैं दोनों ही एसिडिक या बेसिक मीडियम में। तो एसिटल और कीटल किस में स्टेबल होते हैं, बेसिक मीडियम में, बट हेमी एसिटल और हेमी कीटल तो दोनों में ही अनस्टेबल होते हैं। आप किसी भी तरह का इसमें मीडियम है वो रख लीजिए। इसलिए ये जो रिएक्शन है वो यूज होती है फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ कार्बोनिल ग्रुप। अब ये कैसे हम यूज कर सकते हैं फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ कार्बोनिल ग्रुप, बेसिकली हम कार्बोनिल ग्रुप को सेव कर लेते हैं ताकि वो किसी दूसरे ग्रुप से रिएक्ट ना करे थ्रू आउट द रिएक्शन। जैसे देखिए इस वाली रिएक्शन में तो हमारा कार्बोनिल जो है वो सिक्योर्ड नहीं है, तो ये रिएक्ट कर जाता है हमारे ETOH से, तो ये पहले हमें दे देता है अल्कोहल और उसके बाद OET हमें दे देता है। बट देखिए इस वाले रिएक्शन में हमारा जो कीटोन है उसकी हम रिएक्शन करा रहे हैं डायोल के साथ, है ना। तो ये इस तरह से जो हमारा कीटोन है उसको सेव कर लेता है, तो ये फर्दर अब किसी भी रिएजेंट से रिएक्ट नहीं करेगा, और सिंपली इसका हाइड्रोलिसिस करने पे हमें वापस से कीटोन भी ऑब्टेन हो जाता है। तो ऐसी बात नहीं है कि हमने अगर इसको एक बार सेव कर दिया तो हमें इसको वापस से रिट्रीव करने में कोई इश्यू हो रहा होगा। H2O डालते ही हमें वापस से हमारा कीटोन ऑब्टेन हो जाएगा। अब यहाँ एक इंपॉर्टेंट नोट है, इन केस ऑफ डायोल्स लाइक इथाइलिन ग्लाइकोल, जो हमने ऊपर रिएजेंट यूज करा था उसका नाम क्या है, इथाइलिन ग्लाइकोल, हाफ अमाउंट ऑफ अल्कोहल इज रिक्वायर्ड देन यूजुअल टू फॉर्म कीटल एंड एसिटल। तो ये ध्यान रखिए, ऑब्वियस सा पॉइंट था। फिर नेक्स्ट है कैटेगराइज द फॉलोइंग कंपाउंड्स। तो हमें हेमी एसिटल, एसिटल और कीटल में जो है अपने कंपाउंड्स को कैटेगराइज करना है। तो ये आप एज होमवर्क देख सकते हैं कि एसिटल, हेमी एसिटल और कीटल आप किस तरह से अपने कंपाउंड को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। नाउ मूविंग ऑन टू एडिशन ऑफ अमोनिया एंड इट्स डेरिवेटिव। ये बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट है और इससे काफी बार हमारे जेईई मेंस में क्वेश्चन पूछा जाता है, या कोई भी सिक्वेंशियल ऑर्डर वाले क्वेश्चन होते हैं जो जिनमें काफी सारे रिएजेंट्स यूज करे जाते हैं, तो उसमें ये भी एक तरह का रिएजेंट होता है। तो देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आपको इस तरह की रिएक्शन में याद रखनी है ना, वो ये याद रखनी है कि पीएच जो है हम हमेशा 4.5 से 6 रखने हैं, यानी कि स्लाइटली एसिडिक रखते हैं। स्लाइटली एसिडिक क्यों रखते हैं, ताकि इसकी जो इलेक्ट्रोफिलिसिटी है वो इंक्रीज हो पाए। ओके, तो देखिए ये हमारा अमोनिया या उसका कोई डेरिवेटिव है, तो इससे जब हम रिएक्शन कराते हैं तो हमें इस तरह का प्रोडक्ट मिलता है, और ये Z क्या है उसके ऊपर जो है हमारे पूरे प्रोडक्ट का नेम डिपेंड करता है। ओके, तो इसकी मैकेनिज्म कुछ इस तरीके होती है कि हमारा जो कार्बोनिल कंपाउंड का ऑक्सीजन है वो पहले H+ से रिएक्ट करके इस तरह का इंटरमीडिएट बना लेता है। फिर हमारा जो अमोनिया का अमोनियम या अमोनियम डेरिवेटिव का जो NH है उसका नाइट्रोजन का लोन पेयर हमारे कार्बोनिल कार्बन पे अटैक कर देता है और इस तरह का इंटरमीडिएट बना लेता है। देन फर्दर H+ का अटैक होता है और जो हमारा OH ग्रुप है वो प्रोटोनेट होने के बाद रिमूव हो जाता है, और इसमें इंटरनली जो अपना नाइट्रोजन है कार्बन को अपना लोन पेयर शेयर करके एक डबल बॉन्ड बना लेता है। तो ये हमारा फाइनल प्रोडक्ट हमें ऑब्टेन हो रहा होता है। तो ये जो रिएक्शन है हमारी ये होती है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन एंड एलिमिनेशन रिएक्शन, क्योंकि यहाँ न्यूक्लियोफाइल का एडिशन भी हो रहा है और साथ में काफी चीजें एलिमिनेट भी हो रही है, और स्लाइटली एसिडिक मीडियम लिया जाता है ताकि जो इलेक्ट्रोफिलिसिटी है हमारे कार्बोनिल कंपाउंड की वो इंक्रीज हो जाए। अब देखिए यहाँ मैं आपको एक बहुत इजी सी शॉर्ट ट्रिक बता देता हूँ इस तरह की रिएक्शंस के लिए। जो हमारा अमोनिया या उसका डेरिवेटिव है उसके जो 2 H मॉलिक्यूल्स होंगे वो लीजिए और हमारा कार्बोनिल कंपाउंड का ऑक्सीजन लीजिए, इन तीनों को मिला के हमारा वाटर निकाल दीजिए, और इन तीनों को निकालने के बाद कार्बन और नाइट्रोजन को सिंपली डबल बॉन्ड से जोड़ दीजिए। तो ये जो हमें प्रोडक्ट मिल रहा होगा ये हमारा फाइनल प्रोडक्ट हो जाएगा। ओके, सो आई होप ये शॉर्ट ट्रिक आपको समझ आई होगी टू मेक योर प्रोडक्ट्स।
तो देखिए अब हम रिएक्शन की बात करें तो काफ़ी सारे अमोनिया के डेरिवेटिव्स है जिनसे हम रिएक्शन कराते हैं। तो सबसे पहले आता है हमारा हाइड्राजीन, ये जो NH2 या N2H4 लिख के आ सकता है आपके पास, तो इसका नाम याद रखिएगा, इसको क्या बोलते हैं हम हाइड्राजीन। तो अगर हम इसकी रिएक्शन हमारे एल्डिहाइड से करा देते तो हमें क्या मिलता है हाइड्राजोन, बेसिकली डबल बॉन्ड N फिर उससे NH2 जब अटैच्ड होता है तो उसको क्या बोलते हैं हम हाइड्राजोन बोलते हैं। तो देखिए इसमें मैंने वही वाली ऊपर वाली शॉर्ट ट्रिक यूज करी थी जिसमें मैंने N के दो H2 ले लिए और इसका डबल बॉन्ड O ले लिया, उससे मैंने वाटर निकाल दिया और सिंपली C को N से डबल बॉन्ड से जोड़ दिया और जो बाकी की चीजें थी उन्हें इंटैक्ट रहने दिया, तो मुझे मेरा प्रोडक्ट जो है मिल गया है। सिमिलरली ऊपर हाइड्राजीन था, अब यहाँ क्या है फिनाइल हाइड्राजीन, एक H की जगह मैंने एक फिनाइल ग्रुप अटैच कर दिया, तो इससे मुझे मेरा जो प्रोडक्ट मिलता है वो क्या मिलता है फिनाइल हाइड्राजोन। ये नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, ये नाम आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। फिर नेक्स्ट जो रिएजेंट है हमारे पास इट इज सेमी कार्बाजाइड। तो सेमी कार्बाजाइड में देखिए हमारे पास एक अमाइड जैसा कुछ तो स्ट्रक्चर है, इधर C डबल बॉन्ड O है और एक NH2 ग्रुप है, फिर उससे एक और NH ग्रुप अटैच्ड है और उससे एक और NH2 ग्रुप अटैच्ड है। तो अब यहाँ पे तीन स्पीशीज ऐसी है जिन पे लोन पेयर है और वो अपना लोन पेयर दे सकते हैं, बट इसमें से रिएक्ट सिर्फ टर्मिनल वाला NH2 कर रहा होगा। क्यों? क्योंकि इसके लोन पेयर्स लोकलाइज्ड है, राइट, ये कहीं भी किसी भी कॉन्जुगेशन में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे, जबकि ये दोनों नाइट्रोजन के लोन पेयर कॉन्जुगेशन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं और डीलोकलाइज्ड है। यहाँ से आपको आपके जो दो हाइड्रोजन है वो निकालने और दूसरे का ऑक्सीजन लेके इस तरह से प्रोडक्ट बना देना है और इसको क्या बोलेंगे हम सेमी कार्बाजोन। तो आपको नाम में एक पैटर्न दिख रहा होगा कि सबके पीछे ओन ओन लगता जा रहा है बस, राइट। एंड नेक्स्ट इज 1 डिग्री अमाइन। तो 1 डिग्री अमाइन के साथ इजीली इसके दो H हटा देना और जोड़ देना डबल बॉन्ड से N को विद C। तो ये जो हमें प्रोडक्ट मिलेगा इसका नाम क्या होता है शिफ्स बेस। ये नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं फिर से कह रहा हूँ, ये नाम आपको बहुत अच्छे से याद रखने हैं। फिर नेक्स्ट होता है हमारा रिएजेंट हाइड्रोक्सिल अमीन, बेसिकली अमाइन है और उसके साथ अगर OH ग्रुप जुड़ा होता है तो इसको हम बोलते हैं हाइड्रोक्सिल अमीन, और इससे जो हमें प्रोडक्ट मिलता है ना उसे हम क्या नाम देते हैं ऑक्साइम। और अगर हमारा अमोनिया है या NH2CO3 है, अमोनियम कार्बोनेट है, तो इससे हमें मिलता है इमाइन, बेसिकली C के साथ जहां भी सिर्फ डबल बॉन्ड N है ना, सिर्फ डबल बॉन्ड N, तो उसे हम बोलते हैं इमाइन। और नेक्स्ट देखिए ये रिएजेंट बहुत इंपॉर्टेंट है हमारा, इस रिएजेंट को हम क्या बोलते हैं 2,4 डायनाइट्रोफिनाइल हाइड्राजीन, ये इसका पूरा IUPAC नेम है। इसको शॉर्ट में या तो हम 2,4-DNP बोलते हैं या फिर ब्रैडीज रिएजेंट बोलते हैं। अब ये हमारे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के POC के पार्ट में बहुत यूज आता है क्योंकि ये कार्बोनिल कंपाउंड्स को डिटेक्ट करने की यूज आता है। व्हाई? बिकॉज इससे जो प्रोडक्ट मिलता है हमें वो रेड, ऑरेंज या फिर येलो कलर की PPT फॉर्म कर रहे होते हैं, राइट। तो इसमें भी जो हमारा ये वाला NH है ना, ये रिएक्ट करेगा हमारे कार्बोनिल कंपाउंड से और प्रोडक्ट फॉर्म कर रहा होगा। तो देखिए प्रोडक्ट इज कॉल्ड 2,4 डायनाइट्रोफिनाइल हाइड्राजोन, जैसे कि हमने ऊपर अभी तक देखा है ट्रेंड, और प्रोडक्ट इज रॉय, बेसिकली रेड, ऑरेंज या येलो कलर्ड PPT। दस द रिएक्शन इज यूज्ड इन POC टू सेपरेट कार्बोनिल कंपाउंड्स। तो देखिए यहाँ तक अगर कोई इजी सी रिएक्शन आई तो वो तो आप कर लेंगे, मुझे अब कंप्लीट कॉन्फिडेंस हो गया है। बट अगर थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड रिएक्शन आ जाती है ना तो उसमें काफी बार बच्चे अटक जाते हैं। तो मैंने ये दो एग्जांपल इसलिए लिए हैं यहाँ पे। तो देखिए अगर मेरे पास दो कार्बोनिल ग्रुप इस तरह है और मेरे पास 1 मोल हाइड्राजीन है, तो ये दोनों अपने H2H2 ग्रुप देके इस तरह से जुड़ जाएंगे डबल बॉन्ड से, और ये फर्दर जो इसके डबल बॉन्ड वो जो है इस तरह अरेंज हो जाएंगे ताकि हमारा जो फाइनल प्रोडक्ट है वो क्या बन जाए एरोमेटिक। तो ये ध्यान रखिएगा कि अगर कहीं पे भी एरोमेटिसिटी लाना पॉसिबल हो तो आप ले आइएगा ताकि हमारा जो प्रोडक्ट है वो एक्सट्रीमली स्टेबल हो जाए। सिमिलरली यहाँ भी देखिए जो हमारा NH3 है वो रिएक्ट कर जाएगा, फिर इसमें इंटरनली जो NH2 है वो अटैक कर जाएगा दूसरे कार्बोनिल कार्बन पे, और ये इस तरह का एक और एरोमेटिक प्रोडक्ट फॉर्म कर लेंगे। तो जहां भी एरोमेटिक प्रोडक्ट फॉर्म करना पॉसिबल हो प्लीज बना देना एग्जाम में, इस तरह के क्वेश्चन भी काफी बार पूछे गए हैं। फिर लास्ट जो एडिशन आ जाता है हमारे पास वो होता है एडिशन ऑफ वाटर। वाटर का एडिशन हमेशा अनस्टेबल होता है, बट वो स्टेबल कब होगा? सिर्फ 5 केसेस में। अगर हमारा जो RCHO तरह का कंपाउंड है उसमें अगर R जो है हमारा H है, बेसिकली जो हमारा फॉर्मल्डिहाइड है, अगर उस पर हम वाटर का एडिशन कर रहे हैं तो वाटर का एडिशन स्टेबल होगा। अगर हमारा जो R है वो क्या है मिथाइल ग्रुप, तब हमारा जो वाटर का एडिशन है वो स्टेबल माना जाएगा। या फिर जो हमारा R है वो है Cl3, और अगर Cl3 हो जाता है तो ये पूरे कंपाउंड को क्या बोलते हैं हम क्लोरल बोलते हैं। तो इस केस में क्या होता है ना, वाटर के एडिशन से इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाती है बिटवीन क्लोरीन एटम एंड हाइड्रोजन एटम, तो इस वजह से ये कंपाउंड काफी अच्छा खासा स्टेबल हो जाता है। और या फिर इस तरह का कंपाउंड है तो देखिए यहाँ पे दो अगर हमारे पास OH ग्रुप हो जाएंगे तो ये भी अगेन इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर लेते हैं और इसको हम क्या बोलते हैं निनहाइड्रीन बोलते हैं। बेसिकली कंपाउंड का नाम क्या है निनहाइड्रीन। तो अगर या तो क्लोरल हो या निनहाइड्रीन हो तो इन दोनों पे भी वाटर का एडिशन जो है स्टेबल होता है।
और लास्ट केस होगा या तो हमारा एंगल स्ट्रेन जो है वो कम हो रहा हो। जैसे देखिए यहाँ एक 3 की रिंग है और उस पर हमारा कीटोन है, तो यहाँ अगर वाटर का एडिशन होगा तो हमारा जो कार्बन है वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड हो जाता है, तो यहाँ एंगल स्ट्रेन जो है वो डिक्रीज कर रहा है, तो इस वजह से यहाँ वाटर का एडिशन फेवरेबल हो जाता है। Now moving on to our next type of reactions which are reduction reactions। तो सबसे पहला हमारे पास यह जो reagent है it is red phosphorus in HI। तो देखिए ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होता है और ये सब कुछ कोई भी चीज हो सबको एक इसमें रिड्यूस कर देता है एल्केन में। जैसे हमारे पास या ग्लूकोज है, इस पूरे को इसने एन हेक्सेन में रिड्यूस कर दिया, और हमारे पास या फ्रक्टोज था, इस पूरे को भी ये एन हेक्सेन में रिड्यूस कर देगा। और अब जो दो तरह की रिडक्शन है ये बहुत इंपॉर्टेंट रिडक्शन है, क्लीमेंसन एंड वुल्फ किश्नर रिडक्शन। तो ये दोनों रिडक्शन काफी सिमिलर रिडक्शंस होते हैं, बट इनमें कुछ कुछ डिफरेंसेस भी होते हैं, तो इसलिए हम इनको एक कंपैरिजन वे में पढ़ रहे होंगे। तो देखिए क्लीमेंसन रिडक्शन का जो रिएजेंट होता है इट इज ZnHgNHCl, और जो वुल्फ किश्नर रिडक्शन होता है इसका होता है पहले हम हाइड्राजीन डालते हैं इस पे N2H4 और उसके बाद एनी बेस अलॉन्ग विद स्लाइट हीट। ऑलराइट, तो आई होप आपको इसके रिएजेंट समझ आ गए होंगे। अब जो क्लीमेंसन रिडक्शन है वो एसिडिक मीडियम में कैरी आउट होता है, बट जो वुल्फ किश्नर रिडक्शन है वो बेसिक मीडियम में कैरी आउट होता है, और ये दोनों ही एल्डिहाइड और कीटोन को नॉर्मल एल्केन्स में जो है रिड्यूस कर देते हैं। क्लीमेंसन रिडक्शन जो है हमारा फ्री रेडिकल मैकेनिज्म फॉलो करता है, और वुल्फ किश्नर रिडक्शन में जो हमारा इंटरमीडिएट होता है वो कार्बन आयन इंटरमीडिएट होता है। अब ये जो क्लीमेंसन रिडक्शन है ना, लास्ट वाले पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लीमेंसन रिडक्शन जो है हमारे एसिड सेंसिटिव ग्रुप्स के साथ रिएक्ट कर जाता है जैसे कि OH, और जो हमारा वुल्फ किश्नर रिडक्शन है अलोंग विद रिडक्शन ये बेस सेंसिटिव ग्रुप्स के साथ रिएक्ट कर जाता है लाइक हैलोजेंस। ये वाला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों के ही लास्ट पॉइंट्स, तो इनको ध्यान रखिएगा। क्यों, ये मैं आगे एक एग्जाम्पल के साथ आपको समझाऊंगा। तो देखिए जैसे हमारे पास सिंपली बेंजल्डिहाइड है, तो इसको तो ये टोलुइन में दोनों ही हमारे रिएजेंट्स जो है रिड्यूस कर देंगे। फिर यहाँ हमारे पास कोई भी कार्बोनिल ग्रुप नहीं है, तो यहाँ कोई भी रिडक्शन नहीं हो रहा होगा, और हमें ये जो कंपाउंड है ना, इस तरह का कंपाउंड, इसका नाम क्या है, मेसिटिलीन बेसिकली, जहाँ पे ऑल्टरनेट पोजीशंस पे हमारे पास मिथाइल ग्रुप्स अटैच्ड है ऑन अ बेंजीन रिंग, तो ये हमारे पास हो जाता है मेसिटिलीन। फिर देखिए नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन, तो इसमें हमारा सिंपली रिडक्शन हो गया जब हमने ZnHCl डाला, क्योंकि यहाँ कोई भी एसिड सेंसिटिव ग्रुप नहीं था। बट जब हमने वुल्फ किश्नर रिडक्शन कराया, तो देखिए यहाँ जो NR3 है हमारा वो एक बेसिक सेंसिटिव ग्रुप है, तो इस वजह से होगा क्या ना, यहाँ एलिमिनेशन हो जाता है और यहाँ हमें एल्कीन मिल जाती है। तो इस वजह से मैं आपको कह रहा था कि ऊपर आपको याद रखना है कि अगर बेस सेंसिटिव ग्रुप है तो हमें क्या करना है। अब देखिए जैसे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तो सबसे पहले हमने यहाँ डाला है ZnHCl, तो यहाँ एसिड तो हमारा एज इट इज रहेगा, बट हमारा जो कीटोन है वो रिड्यूस हो जाएगा इन नॉर्मल एल्कीन। फिर हमने डाला है H2SO4 विद सम हीट, तो यहाँ हमारा जो एसिड का हाइड्रोक्सी ग्रुप है वो प्रोटोनेट हो जाएगा, और फिर उसके बाद देखिए इंटरनल अटैक कर देती है हमारी जो बेंजीन रिंग है वो, उससे हमें एक कीटोन मिल जाएगा, और कीटोन का हमने क्या कर दिया, फर्दर रिडक्शन कर दिया बाय वुल्फ किश्नर रिडक्शन, तो इससे हमें इस तरह का फाइनल प्रोडक्ट मिल जाता है। अब देखिए हमसे फिफ्थ क्वेश्चन में पूछा गया है कि क्या रिएजेंट यूज करें, तो यहाँ अगर आप देख रहे होंगे, अगर हमें सिर्फ रिड्यूस करना है हमारे कार्बोनिल कंपाउंड को, और OH हम चाहते हैं कि इंटैक्ट रहे, OH हमारा एसिड सेंसिटिव ग्रुप है, तो हम यहाँ पे वुल्फ किश्नर रिडक्शन यूज कर रहे होंगे। हम यहाँ क्लीमेंसन रिडक्शन क्यों नहीं यूज कर सकते, क्योंकि वो OH को सब्सटीट्यूट कर सकता है या प्रोटोनेट करके एलिमिनेशन से यहाँ एल्कीन फॉर्म कर सकता था, तो इसलिए हमने यहाँ पे वुल्फ किश्नर रिडक्शन जो है यूज करा है। अब आ जाते हैं हम हमारी लास्ट तरह की केमिकल रिएक्शन पे, विच इज ऑक्सीडेशन रिएक्शन। तो सबसे पहली ऑक्सीडेशन रिएक्शन है हमारी टोलेंस टेस्ट, और ये भी अगेन POC का बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट होता है टू आइडेंटिफाई एल्डिहाइड्स एंड सम अदर ग्रुप्स एज वेल। इसका जो रिएजेंट है हमें 4 तरीके से दिया जा सकता है, या तो आपके पास लिख के आ सकता है अमोनिकल AgNO3, या फिर इस तरह का एक कॉम्प्लेक्स लिख के आ सकता है, या फिर AgNH3 होल ट्वाइस प्लस, या फिर Ag2O विद बेसिक मीडियम। इन सभी का मतलब सेम होता है, इन सभी का मतलब होता है कि टोलेंस रिएजेंट हम जो है यूज कर रहे हैं। तो देखिए ये जो रिएक्शन है टोलन फॉर्मेशन की होती है, और ये आपसे जेई मेंस के पर्सपेक्टिव से इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ये बस फॉर द सेक ऑफ रिएक्शन यहाँ लिखी गई है। दो इसके ऊपर एडवांस में मुझे जहां तक याद आ रहा है 2 बार इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा गया है, मतलब 2 बार इसका कहीं ना कहीं यूज था, तो आई वुड एडवाइस एक बार आप इसको ऐसे ही रीड कर लीजिएगा नोट से। फिर तो इसकी ओवरऑल रिएक्शन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, टोलेंस टेस्ट की ओवरऑल रिएक्शन को आप बहुत अच्छे से पढ़ के जाइएगा, और ये इसकी बैलेंस रिएक्शन है। तो देखिए जब हम 2AgNH3 होल ट्वाइस और RCOH विद 3 मोल ऑफ बेसिक, ये याद रखिएगा ये 3 मोल बेसिक जो भी इसमें हम लेंगे उसका यूज हो रहा होता है। फिर नेक्स्ट
हमें एज प्रोडक्ट क्या मिल जाता है, 2 मोल तो एजी सॉलिड का मिलता है विच एक्ट्स एज आर सिल्वर मिरर, और 4 मोल मिल रहे होते हैं अमोनिया के, और एक सॉल्ट मिल रहा होता है अलॉन्ग विद 2 मोल ऑफ वाटर। तो देखिए कार्बोक्सिलिक सॉल्ट इज ऑब्टेन्ड एज प्रोडक्ट दैट कैन बी मेड इनटू कार्बोक्सिलिक एसिड बाय एसिडिफिकेशन और हाइड्रोलिसिस। तो यहाँ देखिए हमें कार्बोक्सिलिक सॉल्ट एज हमारा प्रोडक्ट मिल रहा था अलॉन्ग विद एजी सॉलिड। तो ये जो है हमें डिटेक्ट करवा देता है कि अगर हमारे कंपाउंड में एल्डिहाइड है तो वो हमें सिल्वर कलर का टेस्ट दे देता है बेसिकली आफ्टर द रिएक्शन। तो अब ये रिएक्ट किस किस के साथ करता है, एक तो कंपाउंड्स हैविंग सी डबल बॉन्ड ओ सेगमेंट, ये वाला सेगमेंट जो है जिसमें सारे एल्डिहाइड्स आ जाते हैं और हमारा ये वाला फॉर्मिक एसिड आ जाता है HCOOH, जो हमारा फॉर्मिक एसिड होता है वो आ जाता है। फिर नेक्स्ट है कंपाउंड्स दैट कैन फॉर्म CHO लाइक हेमी एसिटल, जो हमारा हेमी एसिटल होता है वो CHO फॉर्म करने की कैपेसिटी रखता है, तो इस वजह से उसके साथ भी जो है टोलेंस टेस्ट हमारा पॉजिटिव आता है। फिर नेक्स्ट होता है हमारा अल्फा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल कंपाउंड्स। अब अल्फा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल कंपाउंड्स क्या होते हैं, जो भी हमारा C डबल बॉन्ड O है उसके अल्फा कार्बन पे अगर हमारे पास एक हाइड्रोक्सी ग्रुप अटैच्ड है तो इस तरह के कंपाउंड्स भी जो है हमें पॉजिटिव टोलेंस टेस्ट देते हुए दिख रहे होते हैं। और सबसे लास्ट जो हमारा ग्रुप है जो हमें पॉजिटिव टोलेंस टेस्ट देता ही होते हैं हमारे टर्मिनल एल्काइंस, जिनमें देखिए एक टर्मिनल पे एटलीस्ट H अवेलेबल होना चाहिए। इस तरह के जो एल्काइंस होते हैं ये भी हमें टॉलेंस टेस्ट दे देते हैं, और इसमें सिल्वर पीपीटी की जगह व्हाइट पीपीटी बन रही होती है। बस ये याद रखिएगा कि ये टर्मिनल एल्काइन भी जो है टॉलेंस रिएजेंट के साथ हमें पॉजिटिव टेस्ट देते हैं, बट इस केस में हमें व्हाइट पीपीटी बनती हुई दिख रही होती है। नाउ द नेक्स्ट टाइप ऑफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन इज फैलिंग टेस्ट। तो ये भी हमारा पीओसी का एक बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट है। अब फैलिंग टेस्ट जो है ना हम दो तरह के सॉल्यूशंस के मिक्सचर से कराते हैं, एक तो होता है हमारा फैलिंग ए सॉल्यूशन और दूसरा होता है हमारा फैलिंग बी सॉल्यूशन। फैलिंग ए सॉल्यूशन में हमारे पास होता है कॉपर सल्फेट विच इज ऑफ ब्लू कलर, एंड फैलिंग बी में हम क्या लेते हैं, रॉशल सॉल्ट का एक छोटा सा सॉल्यूशन ले रहे होते हैं। तो जब हम इसकी रिएक्शन कराते हैं हमारे एल्डिहाइड की साथ और साथ में Cu2+ का जो हमारा सॉल्ट होता है वो, तो हमें कार्बोक्सिलिक एसिड का एक सॉल्ट मिलता है और रेड पीपीटी मिलती है किसकी, Cu2O की। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमें रेड कलर की पीपीटी मिलती है और वो पीपीटी किसकी होती है, Cu2O की। तो फैलिंग टेस्ट पॉजिटिव कौन कौन देता है, जितने भी ग्रुप होते हैं जो टॉलेंस टेस्ट पॉजिटिव देते हैं वो सभी फैलिंग टेस्ट पॉजिटिव देते हैं एक्सेप्ट एरोमेटिक एल्डिहाइड। जितने भी एरोमेटिक एल्डिहाइड्स है वो हमें पॉजिटिव फैलिंग टेस्ट नहीं देते, और एसिटल्स जो कि फॉर्म कर सकते हैं PHCOH, बेसिकली जो बेंजल्डिहाइड या एरोमेटिक एल्डिहाइड फॉर्म कर सकते हैं उस तरह के एसिटल्स भी हमें हमारा फैलिंग टेस्ट शो नहीं कर रहे होते हैं। वाई, ड्यू टू द लैक ऑफ अल्फा हाइड्रोजन, सिंपल। तो फैलिंग टेस्ट जैसे ही कुछ और हमारे पास रिएजेंट्स होते हैं, जैसे कि एक होता है हमारा बेनेडिक्ट टेस्ट, एक होता है HgCl2 और एक होता है Hg2Cl2। तो ये तीनों भी फैलिंग जैसे ही एज इट इज जो है फंक्शन शो कर रहे होते हैं और सिमिलर ग्रुप्स के साथ हमें पीपीटीज अलग अलग कलर की शो कर रहे होते हैं जो कि रेड कलर की होती है, राइट। तो अब हमें यहाँ काफी सारे कंपाउंड्स दिए गए और हमसे पूछा जा रहा है कि कौन कौन से टैलिंग्स और फैलिंग टोलेंस और फैलिंग टेस्ट शो कर रहे होंगे। तो पहला हो जाता है हमारा सिंपल एल्डिहाइड है, ये दोनों ही टेस्ट दे देगा। फिर ये बेंजल्डिहाइड, ये सिर्फ टोलेंस टेस्ट देगा। फिर हमारा फॉर्मल्डिहाइड है, ये हमारा टोलेंस और फैलिंग दोनों दे देगा। फिर हमारा फॉर्मिक एसिड है, ये भी टोलेंस और फैलिंग दोनों दे देगा। अब देखिए ये हमारा कैपेसिटी रखता है CHO ग्रुप फॉर्म करने का, तो इस वजह से ये हमारा टोलेन और फैलिंग दोनों दे देगा। ये भी हमारा टोलेंस और फैलिंग दोनों दे देगा, क्यों, क्योंकि ये है हमारा एक नॉर्मल एल्डिहाइड। फिर नेक्स्ट ये भी हमारा CHO बनाने के कैपेबल रखता है, तो इसलिए ये हमारा टोलेन दे देगा। बट देखिए ये अगर CHO बनाएगा ना तो ये क्या बनाएगा, इस तरह से बेंजल्डिहाइड बना रहा होगा, है ना, ये इस तरह से बेंजल्डिहाइड बना रहा होगा। तो इस वजह से ये हमारा फैलिंग टेस्ट नहीं दे पाता है, सिर्फ टोलेंस टेस्ट ही देगा। और नेक्स्ट ये हमारा अल्फा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल कंपाउंड हो गया, इफ यू कैन आइडेंटिफाई, तो ये भी हमारा टोलेन और फैलिंग दोनों टेस्ट शो कर रहा होगा। फिर नेक्स्ट आ जाता है हमारा शिफ्ट टेस्ट। तो शिफ्ट टेस्ट में क्या होता है ना, हमारा मीडियम जो होता है वो स्लाइटली बेसिक होता है, दस द टेस्ट इज गिवन ओनली बाय फ्री CHO ग्रुप्स। अब इसका जो एजेंट होता है इसका नाम क्या होता है, पैरा रोजा एनिलिन हाइड्रोजन क्लोराइड या फिर फुस्चिन, और ये कौन सा होता है, मैजेंडा पिंक कलर का होता है। तो इस पे जब हम SO2 पास करा देते हैं फुस्चिन पे, तो फुस्चिन पे SO2 पास कराने के बाद हमें कलरलेस शिफ्ट बेस, और फर्दर जब हम हमारे शिफ्ट बेस की रिएक्शन करा देते हैं हमारे कार्बोनिल कंपाउंड के साथ, तो ये जो कलर है हमें अगेन मैजेंटा कलर का मिल जाता है। ये ध्यान रखिएगा कि जब हमारा शिफ्ट बेस होता है वो पहले फुस्चिन होता है, फुस्चिन पे जब हम SO2 पास करा देते हैं वो कलरलेस हो जाता है और वो शिफ्ट बेस में कन्वर्ट हो जाता है। शिफ्ट बेस की रिएक्शन जब हम फिर हमारे एल्डिहाइड से करा देते हैं तो तब हमारा जो पिंक कलर है वो वापस से रीअपियर हो जाता है और उससे हमारी कंफर्मेशन हो जाता है एल्डिहाइड ग्रुप का।
तो नेक्स्ट हमारा जब जो ऑक्सीडेशन रिएक्शन आती है इट इज बेसिकली पॉपऑफ्स रूल। अब पॉपऑफ्स रूल किसके लिए यूज आता है? फॉर द ऑक्सीडेशन ऑफ आर कीटोन्स। तो देखिए कीटोन आपको पता है कि ऑक्सीडाइज करना बहुत ही मुश्किल होता है, बट अगर हम स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ले ले एट वेरी हाई टेम्परेचर तो जो है हमारा कीटोन वो ऑक्सीडाइज हो सकता है। उसको ऑक्सीडाइज बेसिकली हमें किस तरह से करना होगा? हाइपोथेटिकली आपको उसका सबसे स्टेबल इनोल फॉर्म बनाना है और फिर की जो डबल बॉन्ड होगी उसको हमें ओजोनोलिसिस की तरफ ब्रेक करना है। मैं जानता हूँ ये आपको समझ नहीं आया होगा, तो एक एग्जांपल के साथ इसको समझते देखिए। सबसे पहले हमने काफी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स ले लिए जैसे कि KMNO4 या K2Cr2O7, तो ये था हमारा कीटोन। अब जब इसका हम इनॉल बनाते तो या तो हमारा इनॉल इस तरह का बनेगा या फिर इस तरह का बनेगा, तो दोनों ही जगह की हम डबल बॉन्ड तोड़ के ओजोनोलिसिस के तरह ही जहां जहां डबल बॉन्ड थी वहां हम डबल बॉन्ड O अटैच कर देंगे। अब हमें प्रोडक्ट्स तो जो है दोनों ही इनॉल फॉर्म से मिल रहे होंगे, बट मेजर प्रोडक्ट इस वाली इनॉल से मिल रहा होगा। क्यों? क्योंकि ये वाला इनॉल जो है हमारा सबसे ज्यादा स्टेबल है, तो इस वजह से CH3C डबल बॉन्ड COOH जो है हमारा प्रोडक्ट वो मेजर प्रोडक्ट आ रहा होगा। सो आई होप ये एग्जांपल से आपको समझ आया होगा कि आपको पॉपऑफ्स रूल किस तरह से अप्लाई करना है। नाउ the last topic of this lecture which is physical properties of carbonyl compounds। तो देखिए जो हमारा मिथेनल होता है इट इज गैसियस एट रूम टेम्परेचर और इथेनल एक वॉलेटाइल लिक्विड होता है। बाकी जितने भी एल्डिहाइड और कीटोन्स है वो सॉलिड या फिर लिक्विड होते हैं एट रूम टेम्परेचर। बॉइलिंग पॉइंट की बात करें तो बॉइलिंग पॉइंट कंपैरेबल मॉलिक्यूलर मासेस, ये बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्डर है, ये याद रखिएगा कि सबसे ज्यादा होता है कार्बोक्सिलिक एसिड का ऑफ कंपैरेबल मॉलिक्यूलर मासेस, फिर अल्कोहल का, देन कीटोन, देन एल्डिहाइड, देन ईथर और सबसे एंड में नॉर्मल जो हमारा हाइड्रोकार्बन होता है उसका होता है हमारा बॉइलिंग पॉइंट। तो सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट हमारे पास आ रहा होगा हमारे कंपैरेबल मॉलिक्यूलर मास के कार्बोक्सिलिक एसिड का, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस वजह से डिटर्मिनेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट किस वजह से होगा? सबसे पहले हम देखेंगे मॉलिक्यूलर मास, उसके बाद हम देखेंगे हाइड्रोजन बॉन्डिंग हमारे गिवन मॉलिक्यूल्स के बीच, और सबसे एंड में हम कंसीडर करेंगे डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन बिटवीन आवर गिवन मॉलिक्यूल्स। ऑलराइट, अब हम बात करें सॉल्युबिलिटी। तो देखिए जो हमारे स्मॉलर एल्डिहाइड्स और कीटोन है जिनमें 1 से 3 नंबर ऑफ कार्बन होते हैं वो इजीली सॉल्युबल होते हैं H2O में, और बाकी के कुछ प्रोपोर्शन में सॉल्युबल होते हैं या बिल्कुल ही इमिसिबल होते हैं हमारे वाटर के अंदर। और कार्बोनिल कंपाउंड्स आर फेयरली सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स, तो ये याद रखिएगा। तो इस तरीके जो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स होते हैं हमारे ईथर होते हैं, हमारे अल्कोहल होते हैं, हमारा CHCl3 जो हमारा क्लोरोफॉर्म है वो होता है, तो इनमें हमारे कार्बोनिल कंपाउंड्स अच्छे खासे डिसॉल्व हो जाते हैं। फिर कार्बोनिल कंपाउंड जो है कुछ ऑर्डर या कैरेक्टरिस्टिक स्मेल भी रखते हैं अपने साथ। तो स्मॉलर एल्डिहाइड्स जो होते हैं जैसे कि C1 से C3 तक के, बेसिकली 1 कार्बन से 3 कार्बन तक के जो एल्डिहाइड्स होते हैं उनके पास एक शार्प पंजेंट ऑर्डर होता है, और जैसे जैसे साइज इंक्रीज करता है ये जो ऑर्डर है ये फ्रेगनेंट होता जाता है। मतलब ये जो पंजेंट ऑर्डर है ना ये फ्रेगनेंस में कन्वर्ट होता जाता है जैसे जैसे हमारा जो एल्डिहाइड है उसका साइज इंक्रीज होता जाता है। और मैनी नेचुरली अकरिंग एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स आर यूज्ड इन ब्लेंडिंग ऑफ परफ्यूम्स एंड फ्लेवरिंग एजेंट्स। तो यहाँ जो है हमारा लेक्चर आज का खत्म हो जाता है। इसके आगे के टॉपिक में हम हमारे कार्बोक्सिलिक एसिड का सारा पार्ट जो है वो डिस्कस कर रहे होंगे, और हमारी जितनी भी नेम रिएक्शंस बच जाती है जैसे एल्डोल कंडेंसेशन, हैलोफॉर्म रिएक्शन, ये सभी रिएक्शंस जो है हम हमारे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर टिल द एंड। इफ यू लाइक द लेक्चर देन सब्सक्राइब टू द चैनल ChemCrux and share this lecture with your friends. Thank you so much.